कि ये मिशन इतनी जल्दी में लॉन्च किया गया था कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार बस सोता हुआ देखकर ही आया था। जाते वक्त उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि जल्दी लौट आना, हम इंतजार करेंगे। और मार्कस ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जब वे यहाँ से निकलेंगे तो एलारा वो इस ग्रह से सोने की एक निशानी जरूर ले जाएगा, अपनी बेटी को सीने से लगाएगा और उसे ढेर सारा प्यार करेगा। इसके बाद मार्कस बोला कि वो सोने की उन चट्टानों की तरफ जा रहा है और ये कहकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही कुछ देर बाद नेथन आया और गंभीर आवाज में एलारा से बोला कि अगर सब कुछ सही भी रहा तब भी स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह ठीक करने में उन्हें अभी 1 दिन से ज्यादा समय लगने वाला है। मार्कस उन सुनहरी चट्टानों के पास पहुंचा और हल्की सी मुस्कान के साथ चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उसने वहां से सोने के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उठाकर सावधानी से अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। और उधर नेथन के सर पर लगी चोट के कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ज्यादा खून निकल जाने से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। नेथन की बिगड़ती हालत देखकर एलारा हर संभव कोशिश करने लगी, लेकिन ज्यादा खून बह जाने और सिर पर लगी चोट की वजह से नेथन मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पल पल टूटता जा रहा था। एलारा रोती हुई बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नेथन, तुम हिम्मत मत हारना। उसके बाद एलारा बिना एक पल गंवाए अचानक उस पुराने स्पेसक्राफ्ट की ओर दौड़ पड़ी, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे नेथन की जान बचाई जा सके। एलारा ने उस पुराने स्पेसक्राफ्ट के अंदर हर जगह बेतहाशा तलाश की, लेकिन उसे कोई भी दवा नहीं मिली। और उसी पल वो ये समझ चुकी थी कि इस ग्रह पर अगर एक छोटी सी खरोंच भी लग जाए तो उसे भरने में कई महीने लग सकते। डर और घबराहट के साथ वो तेजी से अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर भागी, मगर जैसे ही वहां पहुंची उसने देखा कि नेथन दम तोड़ चुका था। ये दृश्य देखते ही एलारा पूरी तरह टूट गई और वहीं हताश और निराश होकर बैठ गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके एक साथी की मौत हो चुकी थी। उधर मार्कस ढेर सारा सोना लेकर जब स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचा तो सामने का मंजर देखते ही उसके होश उड़ गए। नेथन की मौत और एलारा की टूटी हुई हालत देखकर वो चुपचाप एक तरफ बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उनके सामने सोना मौजूद होने के बावजूद उसकी कोई कीमत नहीं बची थी। इस पल उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी प्यारी लग रही थी और दोनों बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह वे इस अनजान ग्रह से निकलकर अपनी धरती पर वापस पहुंच सके। अब उन्हें उस ग्रह पर आए हुए लगभग 71 घंटे हो चुके थे। उसके बाद एलारा मार्कस के पास आई और बोली, मार्कस, किसी भी हाल में हमें मुख्य इंजन को चालू करना ही होगा। इसके बाद दोनों ने उसी ग्रह पर नेथन को अंतिम विदाई दी और काम में जुट गए। लगातार 11 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मुख्य इंजन चालू हो गया। दोनों को हल्की सी खुशी तो हुई, लेकिन नेथन को इस तरह खो देने के बाद उनकी खुशी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। आखिरकार सारी तैयारियां पूरी करके वे वहां से निकल गए। जब वे उस ग्रह से रवाना हुए तब उन्हें उस धरती पर आए हुए 83 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वे उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकले, फिर भी उनके सिस्टम पर धरती से कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा और स्क्रीन पर बार बार नो सिग्नल लिखा दिखाई देता रहा। यह देखकर एलारा हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मार्कस ने कई बार धरती की ओर सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। देखते देखते उनका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट के पास पहुंच गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तक न तो धरती से कोई रिस्पॉन्स मिला था, न कोई वार्निंग और न ही किसी तरह का ऑटोमेटेड सिग्नल उनके सिस्टम पर दिखाई दे रहा था। एलारा को पहले तो लगा कि शायद स्पेसक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम में ही कोई खराबी आ गई है, लेकिन जैसे ही वे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हुए नीचे की ओर आए, उनके होश उड़ गए। स्पेसक्राफ्ट जब जमीन पर उतरा तो वो किसी शहर के पास नहीं, बल्कि एक विशाल और घने जंगल के किनारे लैंड हुआ था। चारों ओर जहां नजर जाती थी वहां सिर्फ पेड़, झाड़ियां और खुली जमीन दिखाई दे रही थी। न कोई घर, न सड़कें, न गाड़ियां, न ही इंसानी सभ्यता का कोई भी निशान। कुछ पलों के लिए तो दोनों को यही लगा कि शायद वे गलती से किसी और ही ग्रह पर आ गए हैं, लेकिन तभी उनकी नजर दूर चलती हुई कुछ आकृतियों पर पड़ी जो देखने में इंसानों जैसी लग रही थी। लंबे कद, साधारण शरीर, पत्थर जैसे औजार और आदिम चाल ढाल, स्पष्ट रूप से होमोसेपियंस जैसे। ये दृश्य देखते ही मार्कस डर और हताशा में वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था
और कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, एलारा, हम किस समय में आ गए हैं और कितने साल बाद पृथ्वी पर लौटे हैं? एलारा ने घबराते हुए अपने स्कैनर और एनवायरमेंटल रीडिंग्स देखी। उसकी सांस तेज हो गई और भारी स्वर में वो बोली, मार्कस, ये प्लाइस्टोसीन युग है। हम लगभग 3 लाख साल पीछे आ चुके हैं। ये सुनते ही दोनों एकदम खामोश हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे सिर्फ अपने समय से नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता से बहुत दूर आ चुके थे। एलारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उस ग्रह पर बीता हुआ हर एक सेकंड पृथ्वी पर पूरे 1 साल के बराबर था और उन्होंने वहां लगभग 83 घंटे और कुछ मिनट बिताए थे, जिसका मतलब ये था कि पृथ्वी पर उनके लिए एक पूरा युग बीत चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न उनकी अपनी धरती, न उनके अपने लोग, न ही वो समय जिसमें वे पैदा हुए थे। वे सब कुछ खो चुके थे और उनके पास सिर्फ उस ग्रह का सोना और उनकी पुरानी यादें बची थी। दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी उन्होंने अपना सब कुछ कैसे खो दिया। ये सच्चाई स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये सच उनके सामने निःशब्द खड़ा था। उनके सामने होमो सेपियंस अपने अपने छोटे झुंडों में घूम रहे थे, हाथों में पत्थर और लकड़ी के साधारण औजार लिए, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए। और जिस जगह वे दोनों खड़े थे वो कोई अनजान धरती नहीं, बल्कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले की वही भूमि थी जिसे उस समय अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। मानव सभ्यता के जन्म से पहले का वो दौर जहां इंसान अभी इतिहास नहीं लिख रहा था, बल्कि बस जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। अब उस सच्चाई को स्वीकार करने और उसी जीवन को जीने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मार्कस फूट फूट कर रो पड़ा और एलारा से गले लगकर बोला कि काश वो इस मिशन पर गया ही न होता। काश उसने आखिरी बार अपनी बच्ची को सीने से लगाकर प्यार कर लिया होता। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने वो खो दिया था जिसकी कीमत उसे पूरी जिंदगी चुकानी होगी। तब एलारा ने उसे संभालते हुए कहा कि मार्कस, हम ऐसे टूट नहीं सकते। हमें इस समय में भी खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस ग्रह पर बिताया हुआ हर एक मिनट हमें अपनों से और हमारे समय से दूर करता चला गया था। और उदास व निराश होकर दोनों खामोशी से सामने घूमते हुए होमो सेपियंस को देखने लगे। ये पूरा दृश्य उनके लिए किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं था, मानो इतिहास की कोई किताब अचानक उनकी आंखों के सामने खुल गई हो। जिन बातों को वे अब तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, डॉक्यूमेंट्री में देखते थे या टीवी स्क्रीन पर कल्पना की तरह महसूस करते थे, वही सब अब उनके चारों ओर जिंदा हकीकत बनकर मौजूद था। होमो सेपियंस के झुंड, उनकी चाल ढाल, उनका डर, उनकी भूख और जिंदा रहने की जद्दोजहद, सब कुछ उनके सामने था। ये पल उनके लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि वे अपना समय, अपने लोग और अपनी पूरी दुनिया खो चुके थे। लेकिन उसी के साथ ये पल उतना ही रोमांचक भी था, क्योंकि वे मानव इतिहास के उस दौर में खड़े थे जहां से सभ्यता ने चलना शुरू किया था। दर्द और जिज्ञासा, डर और हैरानी, ये सभी भाव एक साथ उनके दिल में टकरा रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अजीब और निर्दयी समय में उन्हें रोना चाहिए या इस अनोखी सच्चाई को महसूस करना चाहिए। घने जंगलों के बीच खड़े एलारा और मार्कस अब किसी मिशन का हिस्सा नहीं थे। वे दोनों इतिहास के एक ऐसे गवाह बन चुके थे जो मानव जन्म से ठीक पहले खड़े थे। ये कोई नई दुनिया नहीं थी, ये वही धरती थी जब ह्यूमन एवोल्यूशन अपने शुरुआती फेज में थी, जहां होमो सेपियंस अपनी सिविलाइजेशन नहीं बना रहे थे, बल्कि सर्वाइवल और नेचुरल सिलेक्शन के रूल्स के हिसाब से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद आखिरकार एलारा और मार्कस ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। उन्होंने तय किया कि अब वे इसी समय में जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइवल ही उनका एकमात्र ऑप्शन बचा था। थोड़ी ही दूरी पर एलारा और मार्कस ने पहली बार होमो सेपियंस के एक छोटे समूह को करीब से देखा। उनकी चाल धीमी थी, शरीर पर कोई सुरक्षा नहीं थी और उनकी आंखों में डर, भूख और सतर्कता एक साथ साफ दिखाई दे रही थी। शहर, घर या खेती नहीं जानते थे। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल पर टिकी थी। खाना ढूंढना, प्रेडेटर से बचना और अगला दिन देख पाना ही उनकी सबसे बड़ी जीत होती।